हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीटेट अगस्त 2023 के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे सारे क्वेश्चंस की, जिससे कि अगर आपका एग्ज़ाम जो 20 अगस्त को है आप देंगे तो उसमें आप 30/30 मार्क्स ला पाएँ। क्योंकि जो भी इस पेपर में आए थे, जो प्रीवियस ईयर का 2021 का पेपर मैं कराने वाला हूँ, जो मैथ्स के 30 के 30 पूरे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि उस पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आए, तो अब जो आपका होने वाला एग्जाम है इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो इस सारे क्वेश्चंस में डिटेल एनालिसिस के साथ कराने वाला हूँ, जिससे कि ऐसा ही पेपर आएगा तो आप आसानी से 30/30 अपने अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है, कल हम सीडीपी की क्लास करा चुके हैं। सीडीपी के सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं, पूरे 30 क्वेश्चन। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे मैथ। आज मैथ्स के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं डिटेल एनालिसिस के साथ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि जो पेपर था वही मैं लेकर आया हूँ, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूरा सोल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूँ यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। मतलब कहने का ये है कि हमारा कोई एक वर्ग है छोटा सा, जिसकी जो भुजा है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। तो इस टाइप के 48 हैं, 48 छोटे छोटे वर्ग हैं। तो उन्हें किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि उनका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब 48 हैं तो एक तो तरीका ये होगा कि हम इसको इस टाइप से लगा लें, एक के नीचे एक रख लें, लाइन से लगा लें, या एक क्रम पंक्ति में लगा लें, ऐसे खड़े खड़े लगा लें, तो इस टाइप से हो जाएंगे। तो इस टाइप से अगर हम क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसकी जो है लंबाई है, इसकी जो भुजा है वो 1 सेंटीमीटर है, और जो 48 हैं तो 48 हो जाएंगे, यानी कि 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस हिसाब से 48 × 1 हमारा क्या आ जाएगा भाई, 48 × 1 48 आ जाएगा। इस एक तो एक ये प्रकार हो गया। अब दूसरा प्रकार अगर हम देखें तो इसको अगर हम चाहें तो 24, मतलब 2 लाइनों में ले लें। अगर हम इसे 2 लाइनों में ले लेंगे तो ये 24 बन जाएंगी, 24 एक एक लाइन में हो जाएंगे। तो इस टाइप से 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, और नीचे क्योंकि 24 हम जोड़ेंगे तो ये जाएंगे 24। तो 24 × 2 ये भी 48 आ रहा है। एक तो इस टाइप से आ रहा है, एक हमारा 16 16×3 48 इस टाइप से भी आ जाएगा हमारा। 2 टाइप ये हो गए। इसके अलावा हमारा जो हो जाएगा 12 चौक 48, और एक हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, 12 चौक 48 हो गया, और एक हमारा हो जाएगा 8 × 48। कितना हो जाएगा, 8 × 48। इसके अलावा मुझे लगता है और किसी भी तरह से हमारा 48 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल नहीं आ पाएगा। तो इस टाइप से अगर हम देख रहे हैं तो ये कितने प्रकार हो रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, कहीं ना कहीं 5 प्रकार से ही हम इसे व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे कि इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितने प्रकार से हो रहा है भाई, 5 प्रकार से। तो 5 वाला जो ऑप्शन होगा भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 5, 3 विल बी द राइट आंसर, जो कि तीसरे ऑप्शन में दिया है। तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। ये क्या कह रहा है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो कोई लाइन है, कोई पंक्ति है, कोई पंक्ति मान लीजिएगा इस टाइप की है, ये पंक्ति है, तो बीच में ये खड़ी है, दोनों सिरों से रूही 19वें स्थान पे है, इसका मतलब बीच में होगी ना। तो ये कौन सा स्थान है इसका, 19वां। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके इस तरफ राइट साइड भी, लेफ्ट साइड भी 18 लोग होंगे, और राइट साइड में भी 18 लोग होंगे। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो 18 18 36, और एक ये 19वां, ये हमारा कितने हो गए, 37। कितना आ रहा है भाई, 37। या हम इसका डबल करके -1 कर सकते हैं, 19 का डबल करके -1 हम कर सकते हैं, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 37। तो 37 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई ये बीच में है, तो इसका मतलब राइट साइड में भी 18 होंगे और लेफ्ट साइड में भी 18 होंगे। 18 18 36, और एक ये खुद है, तो टोटल हमारे 37 बच्चे हो गए।
कुल छात्र जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 37, 37, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो 37 विल बी द राइट आंसर, 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हम देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, तो जो कि गोष्ठी के 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, ये हमसे पूछा गया है। कोई बात नहीं, हम बता देंगे। अस्मिता क्या था, 8:30 से 15 मिनट पहले, यानी कि 8:15 पर पहुंची होगी। मान लीजिएगा 8:30 ये थे, लेकिन अस्मिता 15 मिनट पहले पहुंची, तो हम इसमें से -15 कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 8:15 पे पहुंची होगी, यही तो हुआ इसका मतलब। फिर क्या कह रही भाई, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची। जो अगर वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, इसका मतलब उसका सहकर्मी कितने बजे पहुंचा होगा, उसका सहकर्मी पहुंचा होगा 8:45। 8:45 इसी पे तो पहुंचा होगा, तभी तो आधा घंटा होगा। आधा घंटे में 30 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट अगर हम इसमें ऐड कर लेंगे तो 8:45 हो जाएंगे, है ना। अब क्या कह रहा है अभी, जो कि गोष्ठी से 40 मिनट की देरी से पहुंचा, मतलब जो गोष्ठी होने वाली थी उससे 40 मिनट बाद में पहुंचा, लेट हो गया। तो इसका मतलब अगर हम इसमें से 40 मिनट माइनस कर दें, तो एग्जैक्ट जो टाइम है गोष्ठी का वो आ जाएगा, और वही हमसे पूछा है। तो 8:45 में से 40 मिनट हम माइनस करेंगे तो हमारा 8:05 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 8:05 आ जाएगा। कितना आ रहा है भाई, 8:45 में से हमने जब 40 मिनट माइनस किए, जो कि लेट है, तो हमारा कितना आ रहा है भाई, 8:05 आ रहा है। तो 8:05 जो था गोष्ठी का निर्धारित समय था। तो ये जो जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 4 नंबर ऑप्शन में दिया है 8:05, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 विल बी द राइट आंसर, 8:05 AM। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह मतलब 50 से ज़्यादा है। ये संख्या जो है 50 से ज़्यादा है। पहले तो हम इसको पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ये 6 से अधिक और 8 से कम है। इसके अंकों का योग 9 है और इसका दहाई का अंक इकाई का अंक का 2 गुना है। इसका दहाई का अंक इकाई का अंक का 2 गुना है। तो संख्या क्या है, अब आप यही देख लें, इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, इकाई के अंक का 2 गुना है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा 2 गुना वाला वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा इसमें जो पहला ऑप्शन है, इसमें इकाई का अंक 2 है, तो 2 का 2 गुना 4 होना चाहिए। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 3 ये है और 3 का 2 गुना 6 होता है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं ऑप्शन हो जाएगा। और 4 इकाई का अंक है, तो 4 दूनी 8, दहाई का अंक है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और एक इकाई का अंक है, इसका 2 गुना 2 होगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हम आंसर तो ऐसे ही बता सकते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 63। लेकिन हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है भाई, ये 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। क्या भाई, 6 टेंस एंड लेस देन 8 टेंस, यानी कि 60 और 80 के बीच में है। कितने भाई, 60 और 80 के बीच में है, ये हमें बता दिया इसने। इसके अलावा क्या कह रहा है, और इसके अंकों का योग 9 है। इसके अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग 9 है, तो वैसे 81 80 से ज़्यादा हो रहा है, तो वैसे ही कट रहा है। और 54 भी 60 से कम हो रहा है, तो ये वैसे ही कट गया। इन दोनों में से एक हो सकता है। तो अंकों का योग 9 है, और इसका क्योंकि दहाई का अंक क्या है, इकाई के अंक का 2 गुना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रही है क्लास, तो आप क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, देख लेते हैं भाई। पूरा क्वेश्चन देखने के लिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। कर लिया हमने इसको छोटा, इसके ऑप्शन बाद में देख लेंगे, पहले हम इसका पूरा सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है अभी, ये हमसे कह रहा है विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें निम्नलिखित दी गई हैं। तो क्रेयॉन की, पैकेट की पेंसिल, स्केच पेन, एक कैंची, एक रबड़, चमकीले कागज़ की और सजावटी स्टिकर की सबकी कीमतें दी गई हैं। अब क्वेश्चन में हमसे क्या क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर दे देंगे। तो क्या कह रहा है, सोहेल ने 1 पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची चमकीले कागज़ की और
5 सीटें और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे हैं। ठीक है, तो इसका अब हमें आंसर देना है। तो कोई नहीं, दे देंगे। कैसे देंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे कि हमें पूरा दिखता भी रहेगा। अब हम कर लेते हैं। तो सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन हमारा हो गया 15.5, यही तो दी है हमारी 15.50 पैसे। और 2 पैकेट पेंसिल की कीमत हमारी 14 दी है, तो 2 पैकेट है तो 28 हो गए भाई, 28 हो गए। और फिर क्या कह रहा है अभी, एक पैकेट स्केच पेन की कीमत क्या है, 22 रुपये 50 पैसे, 22 रुपये 50 पैसे हो गई। फिर उसके बाद एक कैंची की कीमत है 17 रुपये, एक कैंची की कीमत 17 रुपये हो गई। और चमकीले कागज़ की 5 सीटें, चमकीले कागज़ की कितनी सीटें हैं, जिसका मूल्य है एक पर्त का जो मूल्य है वो 2.5 है। तो भाई 5 सीटों का क्या हो गया, 2 पंजे 5 दूनी 10, 12.5, यानी कितना हो गया, 12 रुपये 50 पैसे हो गया। फिर उसके बाद एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे हैं, उसने एक पैकेट सजावटी स्टिकर भी खरीदे हैं, तो उसकी कीमत क्या है, 5 रुपये, इसकी कीमत क्या है, 5 रुपये। अब हम इन सबको जब जोड़ेंगे, अब आप इन सबको जोड़ लीजिएगा, क्या आ रहा है अभी हमारा, जो आ रहा है 0 0 0 और 5 3 15 के 5, एक हाथ से लगा, और हम इन सबको जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 100 रुपये 50 पैसे। कितना आ रहा है भाई, 100 रुपये 50 पैसे, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। कौन से ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है हमारा। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, 100 रुपये 50 पैसे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है अभी, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं हम। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है, और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंच जाती है। तो रेलगाड़ी की यात्रा में जो कुल समय लगा है वो कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो कोई बात नहीं, हमें पता है जो मई होती है वो कितने दिन की होती है, 31 दिनों की होती है। तो 30 तारीख को बंदा चला, कोई 30 तारीख को 11 बज के यानी कि 23:40 पे कोई चला है। ठीक है, फिर 31 तारीख को वो चलता रहा, और फिर 1 जून को पहुंच गया, 1 जून को वो पहुंच गया। जब 1 जून को पहुंच गया तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 31 तारीख को 23:40 तक हमारे कितने घंटे हो जाएंगे भाई, 24 घंटे हो जाएंगे। और फिर 1 जून को जो पहुँच रहा है वो 5:15 पे पहुँच रहा है, 5:15 पे तो पहुँच रहा है। तो फिर ये तो 24 घंटे हो जाएंगे 31 तारीख को 23:40 तक। फिर उसके बाद ये 1 जून को पहुँच रहा है सुबह में, 1 जून को सुबह में ही पहुँच रहा है, क्योंकि 5:15 दिए हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो ये हो जाएंगे 5, ये तो 20 मिनट, 12 बजे तक 20 मिनट, और फिर 5 घंटे ये, तो 20 मिनट और 15 मिनट 35 हो गए, तो 5 घंटे 35 मिनट ये हो गए। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 24 और 5 29, 24 और 5 29 मिनट और 35 सेकंड। कितना आ रहा है अभी, 29 घंटे और 35 मिनट। कितना आ रहा है अभी हमारा, क्योंकि 24 घंटे तो ये हो गए हमारे 30 से 31 तक, फिर 31 से 1 तक 5:15 तक हमारे 5 घंटे 35 मिनट हो गए। कितने हो गए, 5 घंटे 35 मिनट हो गए। तो 24 और 5 हमारे हो गए 29 घंटे और 35 मिनट। कितना आ रहा है अभी, 29 घंटे 35 मिनट। कौन से में दिया है अभी, 29 घंटे 35 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है देख लेते हैं। इसको हम पहले पूरा पढ़ लेते हैं। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। जो 10वें स्थान का जो अंक है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो 2 दूनी 4 होना चाहिए। 10वें अंक का मतलब 10वें अंक जो दूसरे स्थान पे दहाई का अंक जो होता है वो 4 होना चाहिए। तो 4 कौन से ऑप्शन में दिया है वो देख लेते हैं। कहीं ना कहीं पहले में दिया है, पहले में ही दिया है ये, कोई नहीं देख लेते हैं। फिर उसके बाद और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है हमारी वो कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है भाई, 7 होती है। तो हमारा ये क्या कह रहा है, 1000वें स्थान पर अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो 1000वें स्थान मतलब 1000वें स्थान पर अगर हम पहले ऑप्शन ही देख लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो 7 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सही है। तो मतलब 1000वें स्थान पे 7 होना चाहिए, और
जो धाई का स्थान है सेकंड स्थान पे क्या होना चाहिए, 2 दूनी 4 होना चाहिए। तो देख लेते हैं हमारा 7 और 4 कौन से ऑप्शन में दिया है। तो 1000 में स्थान पर जो हम देख लेंगे वो तो 7 होना चाहिए भाई। इसमें 1000 में स्थान पर 7 नहीं है तो ये तो नहीं होगा। इसमें भी 1000 में स्थान पर 7 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। हमारा पहला ही ऑप्शन बच गया। इसमें देखिए धाई के स्थान पर पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, 2 दूनी 4 है। ये देखिए आप 2 दूनी 4 भी है, 2 दूनी 4 भी है। और पहली अभाज्य संख्या 1000वें स्थान पर है तो ये भी है 7। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है देख लेते हैं। 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा कि ये आ जाए आपका। इसमें से क्या घटाएं, इन सबको जोड़ने के बाद इसमें से क्या घटाएं कि ये आ जाए। तो कोई बात नहीं, हम इन सबको जोड़ के ये घटा देंगे, फिर जो आएगा भाई हमारा आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं। 8,008, 8,008, 8,088 और फिर 8,808, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो 8 3 24 के 4 और 8 2 10 का 0, 8 और 1 9 और 8 3 24। हमारा 24,000 कितना आ रहा है भाई, 24,904 आ रहा है। कितना आ रहा है, 24,904 आ गया। 24,904 में से हमें 17,863 घटाने हैं। 17,863 हमें घटाने हैं। तो 4 में से 3 गए, 4 में से 3 गया 1 और 10 में से 6 गए 4, यही तो आ रहा है। और फिर 8 में से 8 गया 0 और 24 में से 17 गए, हमारे कितने बचेंगे 4 3 7। 7,041, 7,041 हमारे कौन से ऑप्शन में दिए है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो 3 विल बी द राइट आंसर। 3 विल बी द राइट आंसर। 7,041, 7,041 विल बी द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया गया है। तो मग की जो धारिता है वो हमसे पूछी गई है। कोई बात नहीं, हम बता देंगे। अब आप देख रहे हैं इसके जो आंसर दिए हैं वो एमएल में दिए हैं। आंसर जो दिए हैं वो क्या दिए हैं, एमएल में दिए हैं। और जो वैल्यू दी है वो 16 लीटर दिए, लीटर में दिए। तो हम लीटर को क्या करेंगे, एमएल में बदल लेंगे। तो आपको पता है 1 लीटर बराबर क्या होता है भाई, 16 लीटर है। तो लीटर को एमएल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए 1 लीटर में क्या होता है 1000 ml। तो 1000 ml से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 ml से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 16,000 ml आ गया। 16,000 ml आ गया। अब हमसे क्या करें, 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया गया है। कोई बात नहीं, हम 50 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जब हम 50 से भाग कर देंगे तो हमारी जो मग की धारिता है वो आ जाएगी, जो मग की कैपेसिटी है वो हमारी आ जाएगी। तो हम देख रहे हैं 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया तो 5 3 15 और बचा 1, 5 दूनी 10, कहीं ना कहीं 320 आ रहा है। तो 320 जो हमारे ऑप्शन में दिया है, चौथे नंबर ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो 4 यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 320 दिया है। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं हम। ठीक है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए ₹50 का भाड़ा दिखाता है और फिर उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया था। तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी क्या है, ये हमसे पूछी गई है, कितनी दूरी है। तो इसने कितने दिए थे, मंजू ने दिए थे भाई 258 रुपये दिए थे। कितने दिए थे, 258 रुपये दिए थे। अब हमको पता है पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये लिए थे उसने। पहले 2 किलोमीटर के लिए कितने दिए थे, 50 रुपये लिए थे। तो हम इसमें से 50 रुपये माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 208 आ गया। अब 208 आ गया, अब क्योंकि बाकी सब के लिए 208 जो लिया है वो 16 रुपये के हिसाब से लिया है, तो हम क्या करेंगे 16 से कर देंगे भाग। जब हम 16 से भाग करेंगे तो हमारा जो आ रहा है 16 एकम 16 और 16 तियाँ 48। अब 16 तियाँ 48, 13 किलोमीटर ये आ गया और 2 किलोमीटर ये पहले वाला आ गया। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 13 2 15,
इसका मतलब ये हुआ घर से रेलवे स्टेशन की जो दूरी है वो 15 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दी है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दी है। तो 3 विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि सर अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आप हमारे एग्जाम में आएंगे तो हम इसको बहुत आसानी से कर देंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कोई भी अपना ज्ञान जो है दूसरों के साथ शेयर करने से बढ़ता है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे कि इसके ऑप्शंस भी दिखने लगें। ठीक है, तो इसके ऑप्शन भी दिखने लगें, इसके लिए हमें थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है और हमने ये कर लिया पूरा छोटा। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है अभी इसके ऑप्शन, थोड़ा सा इसे, ठीक है कोई नहीं। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 रुपये में से 5 विषयों के अंक दर्शाती है। तो इस टाइप से अंक दिए हैं, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, विज्ञान में दिए हुए हैं अंक, और मारिया के ये हैं, शहनाज के ये हैं। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए, ये हमसे कहा गया है। तो हम कथन पहले पढ़ेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा सही हो सकता है कौन सा नहीं। तो भाषाओं को छोड़कर मतलब इंग्लिश को और हिंदी को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये कह रहा है मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अंक अधिक प्राप्त किए हैं अंग्रेजी और हिंदी को छोड़कर। तो देख लेते हैं भाई, गणित में ज़्यादा है, सही बात है, ये तो सही है। और फिर उसके बाद सामाजिक विज्ञान में कम है, भाई ये तो बात गलत हो गई। ये कह रहा है सब में ज़्यादा है लेकिन भाई इसके तो सामाजिक विज्ञान में कम है, तो ये पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये कह रहा है कि मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अंक प्राप्त ज़्यादा किए हैं, वो भी देख लेते हैं। तो एक तो ये हो गया गणित में ज़्यादा प्राप्त किए हैं, हिंदी में भी ज़्यादा प्राप्त किए हैं और विज्ञान में भी ज़्यादा प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं भाई 3 विषयों में ज़्यादा प्राप्त किए हैं, लेकिन ये कह रहा है 2 विषयों में, तो ये भी हमारा गलत हो गया क्योंकि हमें सही वाला देखना है। अब तीसरा ऑप्शन जो दिया है, शहनाज एग्रीगेट मार्क्स इन मैथ्स एंड साइंस आर मोर देन मारिया एग्रीगेट मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। ये कह रहा है गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। तो देख लेते हैं भाई, तो मारिया के जो अंक, शहनाज के जो अंक हैं, ये कह रहा है ज़्यादा है, तो देख लेते हैं। गणित में शहनाज के हैं 78 और विज्ञान में है 82, तो टोटल हो गए 160। 78 और 82 160। अब उसके देख लेते हैं मारिया के 88 हैं और कितने भी 88 हैं और 90 हैं, तो भाई मारिया के तो ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया, अब चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ मारिया एंड शहनाज आर इक्वल। अब क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है तो हमारा यही आंसर होगा, और कहीं ना कहीं आप देख भी सकते हैं कि जब मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है तो हम सब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारे इक्वल ही आ जाएंगे। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है ये देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है देख लेते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, ये हमसे पूछा गया है। जो सही है वो हमसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। देख लेते हैं, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। नहीं जी, मुक्त उत्तर वाले जो ओपन एंडेड जो प्रश्न होते हैं उनसे बचना नहीं चाहिए। इनफैक्ट हमें बच्चों को मौका देना चाहिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने के लिए। तो ये तो भाई इसमें कह रहा है बचना चाहिए। अवॉइड वाली बात आ रही तो ये गलत हो गया भाई, अवॉइड वाली बात तो गलत कर रहा है। तो हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन से बचना थोड़ी ना चाहिए, इनफैक्ट हमें बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें हमसे। तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा देख लेते हैं, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ जी भाई, ये बात सही है, ये जो संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ है इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी इनकरेज करना चाहिए, ये बात हमारी सही हो जाएगी। लेकिन हम और ऑप्शन सी देख लेते हैं, क्या पता इससे भी ज़्यादा अच्छा हो। तो देख लेते हैं, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, ये भी हमारा गलत हो जाएगा भाई, हमें नहीं बचना चाहिए। हमने कहा ना अवॉइड वाली बात आ रही है तो वो हमारा गलत हो जाएगा।
और विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों पर अनुकरण करें। जी नहीं, उन्हें तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए, उन्हें नई से नई बात पूछने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वो पूछेंगे तो हम बताएंगे, तभी तो वो सीख पाएंगे, तभी तो वो सृजनशील बच्चे बन पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ये जो 4 है ये भी गलत हो जाएगा, तो एक ही बचा ऑप्शन नंबर 2, तो 2 विल बी द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है ये भी हम देख लेते हैं। गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। ठीक है, तो ये प्रश्न किया, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात करिए जिनका माध्यक 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। फिर ऑप्शन दिए हैं, ए व बी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और सी और डी मुक्त सिरे वाले हैं। तो इनफैक्ट इसका मतलब ये हुआ कि हमें ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन देखने हैं, कौन सा क्लोज एंडेड है और कौन सा ओपन एंडेड है। तो हम क्या करते हैं देख लेते हैं भाई। तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिसके कि हमें सारे ऑप्शंस दिखते रहें। अब हमें सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, अब हम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम सारे देख लेते हैं। ओके, जो उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब तो यार ये हुआ कि भाई ये तो क्लोज एंडेड है, क्योंकि इसके सारे बच्चे एक ही जवाब देंगे। ऐसा तो है नहीं कोई बच्चा कोई और जवाब देगा, कोई बच्चा कोई और जवाब देगा, क्योंकि सबको पता है कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। सबको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका परिमाप जो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है। तो इसका तो सारे बच्चे एक ही जवाब देने वाले हैं, तो ये तो भाई हो गया क्लोज एंडेड। ये क्या हो गया, क्लोज एंडेड हो गया। क्या हो गया, बंद सिरे वाला क्वेश्चन हो गया। तो पहला तो बंद सिरे वाला होगा। अब दूसरा देख लेते हैं, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 हो। तो भाई ऐसे तो बहुत सारे सेट हो सकते हैं, ऐसे तो फाइंड ए सेट ऑफ नंबर हुज मीडियन इज 4। तो ऐसे बहुत सारे सेट हो सकते हैं। तो कोई बच्चा कोई सेट बताएगा, कोई बच्चा कोई सेट बताएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं ओपन एंडेड होगा। ये क्या होगा भाई, ओपन एंडेड होगा, मतलब मुक्त सिरे वाले प्रश्न होंगे। सी देख लेते हैं, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। तो ये तो हर बच्चा बता देगा। 0 से 8 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है भाई, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7 होती है। 2, 3, 5, 7 ये होती है। सारे बच्चों का एक ही जवाब आने वाला है, तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है, इसमें तो ओपन एंडेड की बात ही नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्लोज एंडेड हो गया भाई। सी क्या हो गया, क्लोज एंडेड हो गया, बंद सिरे वाला हो गया। और डी, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये ओपन एंडेड है, इसमें मुक्त सिरे वाला क्वेश्चन है। इसमें अगर हम बच्चे से ये बात कहेंगे तो सारे बच्चे अलग अलग जवाब देने वाले हैं। तो अलग अलग जवाब देने वाले हैं, तो इसका मतलब ये ओपन एंडेड हो गया। क्या हो गया भाई, ओपन एंडेड हो गया, खुले सिरे वाला प्रश्न हो गया। तो हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ए एंड बी आर क्लोज एंडेड, ये क्या कह रहा है, ए और बी क्या है, बंद सिरे वाले। क्या हम देख लेते हैं, ए और बी बंद सिरे वाले हैं, जी नहीं, बी हमारा ओपन एंडेड है, तो हमारा ये तो गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, ए बी सी बंद सिरे वाले हैं, तीनों बंद सिरे वाले हैं, नहीं जी, हमारा बी तो ओपन एंडेड होता है, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा क्या है, ए बंद सिरे वाला है और बी सी डी मुक्त सिरे वाले हैं, ये भी हमारा गलत हो गया भाई। हमारे ये तीनों बंद सिरे वाले थोड़ी ना है, क्योंकि हमारा डी तो ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड है, खुले सिरे वाला है। और चौथा ऑप्शन जो है हमारा, ए व सी बंद सिरे वाले हैं, ए व सी बंद सिरे वाले हैं, सही बात है, ए व सी ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है। और बी और डी मुक्त सिरे वाले हैं, ओपन एंडेड है। तो बी और डी ओपन एंडेड है, खुले सिरे वाले हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है देख लेते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। किस पर, इसमें जो संभावना न्यूनतम है वो हमें बतानी है। मतलब एक बार फिर से पढ़ लीजिए, गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना कम है, ये हमसे पूछा गया है। कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। तो प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि होनी चाहिए, ये तो भाई अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, तो ये तो सही बात है। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन होना चाहिए, जी हाँ होना चाहिए। मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना चाहिए, जी बात होती है। और छात्रों के गलत उत्तरों के
क्या कह रहा है भाई, प्रोवाइडिंग कंप्लीट सोल्यूशन टू स्टूडेंट रॉन्ग आंसर, ये भी न्यूनतम है, ये संभावना न्यूनतम है। इससे शिक्षण अधिगम में प्रभाव कम पड़ेगा, इससे बहुत कम प्रभाव पड़ने वाला है। छात्रों के गलत उत्तरों का हम जवाब देते रहेंगे, क्या है भाई, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल अगर हम देते रहेंगे तो उससे जो शिक्षण अधिगम पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है देख लेते हैं। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, तो वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण में है। क्या भाई, ही इज एट व्हाट स्टेज ऑफ वैन हील विजुअल थिंकिंग। तो आपको पता है वैन हील के जो लेवल होते हैं 0 1 2 3 होते हैं। तो इसमें जो पहला होता है पहचानना, मतलब जैसे कोई त्रिभुज, कोई सर्कल दिया है, कोई त्रिभुज दिया है, कोई चतुर्भुज दिया है, तो हम उसको देख के पहचानना सीखते हैं। इसकी जो पहले 0 स्तर है इसमें हम क्या करते हैं, पहचानना सीखते हैं। फिर दूसरे स्तर में क्या होता है, हम इनका विश्लेषण करते हैं, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज देखते हैं, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का मतलब इनको सबको अलग अलग कर लेते हैं कि ये सर्किल है और ये ट्रायंगल है, ये तो हमने पहचान लिया 0 में। फिर हम क्या करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। ये सर्किल है तो सर्किल क्या होता है, गोल होता है, ट्रायंगल की भुजाएं 3 होती हैं और जो चतुर्भुज होता है उसकी 4 भुजाएं होती हैं। इसका हम विश्लेषण करेंगे। और जो चौथा होता है इसमें हम एक दूसरे से संबंध देखने लगते हैं, जो रिलेशनशिप होता है संबंध देखने लगते हैं स्तर 2 में। जैसे ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है तो देख लिया हमने, ये वर्ग है और ये आयत है और ये समचतुर्भुज है, तो हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, इसमें क्या क्या सेम है, मतलब इनके बीच हम संबंध ढूंढने लगते हैं, इनके बीच हम संबंध ढूंढने लगते हैं लेवल 2 में, जिसमें लिखा भी है संबंध, इसके बीच हम रिलेशनशिप देखने लगते हैं। ठीक है। फिर लेवल जो 4 है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम खुद से उसके जो नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसका हल भी निकालने लगते हैं और अपने नियम बनाने लगते हैं, अपने नियम के अकॉर्डिंग हम उसे हल करने लगते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, वर्ग एक समचतुर्भुज है और एक आयत दोनों ही है, तो इसका मतलब वो संबंध स्थापित कर रहा है, उनके बीच संबंध देख रहा है। जैसा कि मैंने बताया इन सबके बीच कोई चतुर्भुज है, एक वर्ग है, एक समचतुर्भुज है, एक आयत है, तो उनकी प्रॉपर्टीज के बीच क्या क्या संबंध है ये देख रहा है। तो इसका मतलब ये लेवल 2 वाली बात हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। लेवल 2 वाली बात हो गई जिसे हम संबंध कहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है देख लेते हैं। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया गया है, संबरक है, क्रमणीय है, या साहचर्य है, वितरण है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है कि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो वो पूर्ण संख्या आती है। जैसे कि हमने मान लिया 2 एक पूर्ण संख्या है, उसमें अगर 0 भी हमारी एक पूर्ण संख्या है, तो 2 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो हमारी 0 ही आ जाएगी। तो क्या होगी भाई, 0 ही आएगी। या आप 12 में 0 जोड़ेंगे, 0 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा 12 ही आ जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं यही वाला इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा संबरक, यही हो जाएगा। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, ये तो संबरक गुण है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी संबरक गुण। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है, इससे के नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, क्रम विनिमय, मतलब क्रम को चेंज करने पर वही आए। जैसे a प्लस बी है, a प्लस बी है, अगर हम इसका क्रम चेंज कर दें, b प्लस a कर दें, तब भी ये a ही आएगा। अगर आपको ऐसे विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे 2 है, 2 और 3, अगर हमने पहले यहाँ पे 2 पहले लिखा है, 3 बाद में लिखा है, तो ये हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर मैं इसको 3 प्लस 2 कर दूं तब भी तो हमारा 5 ही आएगा। तो कहीं ना कहीं क्रम विनिमय में नियम क्या होता है, यही होता है। इसके अलावा एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव में ऐसा होता है कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम इसको a प्लस बी और प्लस सी इस टाइप से लिखें तो यही आएगा। अगर आप ना माने तो देख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 हमारा क्या आएगा भाई, हमारा 3 2 5 और 1 6 आ रहा है। और अगर हम इसको इस टाइप से कर दें 1 प्लस 2 और प्लस 3, तब भी तो हमारा 6 ही आ रहा है। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है वो भी देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कुछ इस टाइप की होती है, जैसे इस टाइप से ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी,
तो इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें AB प्लस AC, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तब भी वही आएगा। जो इससे आएगी वैल्यू, वही वैल्यू इससे आएगी। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, 3 प्लस 4 कर दीजिएगा यहाँ पे 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही, 4 3 7 दूनी 14 आ रही है, यही तो आ रही है। अगर हम इसको ऐसे ना लिख के इसमें मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 6 और 2 चौक 8, तब भी तो हमारा 14 ही आ रहा है। तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है देख लेते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है, सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनकरेक्ट है भाई। ये तो हाईलाइटेड होना चाहिए, हाईलाइटेड पहले से ही कर लेना चाहिए हमें इसका आंसर देने से पहले, क्योंकि कई बार गलत हो जाता है, हम नहीं देखते हैं, तो उस वजह से हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो इसमें जो गलत है वो हमसे पूछा गया है शिक्षण अधिगम के विषय में गणित के, ठीक है। तो देख लेते हैं, गणित अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। जी हाँ, इसमें संवाद क्या होता है, सम्मिलित होता है। क्या होता है, मैथमेटिक्स लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायलॉग, जिसमें डायलॉग होते हैं शामिल। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। इसमें हमसे नहीं वाला पूछा है, यानी कि जो गलत है वो हमसे पूछा है, तो कोई बात नहीं। देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन, गणित ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती है। जी नहीं, भूमिका होती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये तो भाई गलत बात कह रहा है, भूमिका क्यों नहीं होती है, भूमिका तो होती है, पूरी पूरी भूमिका होती है हमारी गणित की, हमारी संस्कृति में, संदर्भों में। कई बार हमें अगर हम कहीं मार्केट में चले गए, कोई चीज़ ली, तो हमें वहाँ पे गणित की जरूरत पड़ जाती है, और संस्कृति में भी जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि भाई भूमिका नहीं है गणित की भूमिका हर विषय में है, हर संस्कृति में है, हर संदर्भ में है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ये तो गलत बात कह रहा है, और हमसे गलत ही पूछा है जो सत्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर तो यही हो जाएगा। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। जी हाँ, किया जा सकता है। और इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो भी हम देख लेते हैं, वो इसमें आ नहीं पाया, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। लीजिए, तो इसमें गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जी सही, जी भाई, ये भी सही बात है। तो इसमें जो गलत है वो यही है, ये कह रहा है गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती। जी नहीं, भूमिका होती है। कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट हैज नो रोल इन कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिक्स नॉलेज। जी नहीं, तो यही हमारा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। जो कथन सत्य है वो हमसे पूछा गया है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन, संख्याओं के अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? जी हाँ, किया जाना चाहिए। जो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर शुड बी इनकरेज, हमें इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। कहीं पे प्रोत्साहित करने वाली बात है तो वो तो हमेशा सही होती है, तो हमारा ए ऑप्शन तो सही हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, संख्याकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ये तो हमारा गलत हो गया। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक में लिखना सिखाना चाहिए। जी नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब संख्यांक आप सोचते होंगे संख्यांक होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं। संख्यांक जैसे हम हिंदी में 9 को ऐसे 9 लिखते हैं, 9 को हम 9 लिखते हैं। अगर हम चाहें तो हम इस टाइप से भी 9 लिख सकते हैं, इस टाइप से भी हम 9 लिख सकते हैं, और चाहें तो 9 हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से लिखना सिखाना, तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। जी हाँ, कहीं पे प्रोत्साहित करने वाली बात है तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, प्रोत्साहित तो हम करेंगे ही। तो इसमें ए और डी हमारा जो सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये हमसे पूछा गया है। तो गणित को इसके ऑप्शन देख लेते हैं। गणित को बच्चों के जीवन में अनुभवों का भाग बनाना, गणित के बच्चों के लिए
के जीवन में, गणित के बच्चों के जीवन में अनुभवों का भाग बनाना। जी भाई सही बात है। इसमें क्या कह रहा है, पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो हमसे पूछा गया है। गणित के बच्चों के जीवन में, जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कहीं ना कहीं यही आपका आंसर होगा। लेकिन हम देख लेते हैं दूसरे भी ऑप्शन। परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी कैलकुलेशन स्पीड एकदम बढ़ा दो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इससे ये अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण हमसे पूछा गया, तो ये तो हम अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं कह सकते हैं। उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना चाहिए। जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए कि उच्चतर पढ़ाई के लिए और रोजगार के लिए हमें बच्चों को तैयार करना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना चाहिए। जी हाँ, तैयारी कराना चाहिए, लेकिन इसी के लिए तैयारी कराना चाहिए, ये कुछ ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि यही हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण। गणित के को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है गणित का इस्तेमाल हमारी दैनिक दिनचर्या में हर काम में होता है, हमारे गणित का इस्तेमाल। तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन द्विग स्थान समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है, ये हमसे पूछा गया है। तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, इससे क्या हमारी जो है स्पेशल रीजनिंग विकसित हो सकती है, ज़्यादा विकसित हो सकती है? जी नहीं, ये ऐसा तो कुछ नहीं है। सुडोकू पहेली को हल करने से, इससे भी नहीं होगा। चौपड़ आकृतियों को पहचानने से, जी हाँ, चौपड़ आकृतियों को अगर हम पहचानना सीख जाएंगे तो हमारी जो रीजनिंग है, जो स्पेशल रीजनिंग है, जो त्रिविम विवेचन है, ये हमारी विकसित हो जाएगी, और सर्वाधिक संभावना है इससे विकसित होने की। और जो ऑप्शन नंबर 4 है, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचने से, जी नहीं, इससे भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, आइडेंटिफाइंग टेस्लेटिंग फिगर्स। जो चौपड़ा आकृतियां हैं उनको पहचानने से हमारी जो है त्रिविम विवेचन विकसित हो जाएगी, रीजनिंग विकसित हो जाएगी। तो 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, ये देख लेते हैं हम। ठीक है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है, ये हमसे पूछा गया है। गिनतारा, जियो बोर्ड, संख्या चार्ट या क्विजेनियर क्षणे। क्विजेनियर क्षणे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये हमसे पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं, ना तो गिनतारा, ना ही जियो बोर्ड, ना ही संख्या चार्ट। जो ज़्यादा अत्यंत इम्पॉर्टेंट है वो है क्विजेनियर क्षणे। क्विजेनियर क्षणे किस टाइप की होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ एक मतलब जो पहली क्षण होगी इस टाइप की होगी, फिर इसकी जस्ट डबल होगी, फिर इसकी जस्ट डबल होगी, फिर इसकी जस्ट डबल होगी, इस टाइप की कुछ क्षणें होती हैं। तो इनमें हम भिन्न को इस टाइप से पढ़ा सकते हैं। जो ये वाली भिन्न है, इसकी तुलना में हमारी कितनी है, 1/2 है, 1/2 है हमारी भिन्न। और फिर ये वाली भिन्न तीसरे वाले की तुलना में 1/3 है, चौथे वाले की तुलना में 1/4 है। इस टाइप से हम पढ़ा सकते हैं भिन्न को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्विजेनियर रॉड्स। 4 नंबर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, ये हम देख लेते हैं। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये देखिए अंडरलाइन भी किया हुआ है, कौन सा कथन सत्य नहीं है ये हमें देखना है, मतलब जो गलत है वही हमसे पूछा गया है। कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं कौन सा गलत हो सकता है। तो गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, ये हमसे पूछा गया है। जी नहीं, ये तो सही बात है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति जो होती है वो श्रेणीबद्ध है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आर हायरार्किकल इन नेचर। जी भाई, ये भी बात सही है, जो है श्रेणीबद्ध होती है। और प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं भाई, प्राथमिक स्तर पर भी गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की मतलब जो है ज़रूरत होती है। ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा।
और ऑप्शन नंबर 4, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। जी हाँ, होता है, विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। तो इसमें हमसे गलत पूछा था, सत्य नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा था, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कॉन्करेक्ट एंड डज नॉट रिकॉर्ड एब्स्ट्रैक्ट, ये बात गलत हो जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं सोच सकता भाई, अमूर्त चीज़ें क्यों नहीं सोच सकता बच्चा, क्यों जरूर सोच सकता है प्राथमिक स्तर पर ही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है ये भी हम देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। क्या कह रहा है भाई, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस, क्रम सूचक के रूप में प्रयोग किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पे रहता हूँ, मतलब 1 2 3, मतलब क्रम सूचक बता रहा है कि तीसरी मंजिल पे रहता हूँ, नीचे से पहली दूसरी तीसरी मंजिल पे रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं यही हमारा राइट आंसर हो सकता है, लेकिन हम देख लेते हैं। इस घर में 3 कमरे हैं, तो भाई ये तो संख्या बता रहा है, एक कोई क्रम थोड़ी ना बता रहा है कि कितनी कौन सा क्रम है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, छठा है, ये क्रम नहीं बता रहा है, ये तो संख्या बता रहा है। 3 कमरे हैं, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। प्रत्येक समूह में 3 टीमें हैं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 3 सदस्य हैं, ये भी संख्या बता रहा है। इस डिब्बे में 3 पेंसिलें के कई समूह हैं, तो इसमें भी संख्या बता रहा है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और जो हमारा क्रम सूचक है, जो हमारा नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस जो है, वो ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 है। आई लिव ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, मैं तीसरे फ्लोर पर हूँ, इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर हूँ, इस इमारत की। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है देख लेते हैं। शुद्ध कथन को पहचानिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, जो सही है वो हमें बताना है। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, उनका परिमाप समान होगा। जी नहीं, ऐसा तो हम कुछ नहीं कह सकते कि अगर 2 आकृतियां हैं तो उनका क्षेत्रफल अगर समान है तो उनका परिमाप भी समान है। जैसे ये 2 आकृतियां हैं, ये 2 आकृतियां हैं और एक आकृति है, एक आकृति है, अगर इनका परिमाप समान तो इसका क्षेत्रफल समान, तो इसके मतलब ये जरूर थोड़ी ना कि परिमाप भी समान होगा, पेरीमीटर समान होगा। तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं, तो ये गलत हो गया। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि इसका अगर परिमाप समान है तो क्षेत्रफल समान होगा, ये भी हम नहीं कह सकते हैं, ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, जी नहीं, परिमाप का मात्रक और क्षेत्रफल का मात्रक अलग अलग होता है भी। इसका तो इकाई में होता है और इसका स्क्वायर में होता है। जैसे कि मान लो अगर हम परिमाप निकालें तो अगर कोई मीटर में दिया है तो वो मीटर में होगा, और अगर क्षेत्रफल देंगे तो मीटर स्क्वायर में होगा। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो एक ही बचा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। जो किसी आकृति का जो आकार होता है वही उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, शुद्ध कथन। तो शुद्ध कथन हमारा यही होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है देख लेते हैं। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन पहचानिए। इसमें जो शुद्ध कथन है वो पहचानना है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है ये। तो देख लेते हैं ये भी। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। जी हाँ, क्यों नहीं डाली जा सकती है। प्राथमिक स्तर पर ही हम बीजगणित थोड़ा थोड़ा पढ़ा सकते हैं, जिससे कि बच्चे अच्छे से धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं और फिर आगे जाके और अच्छे से समझ सकें। तो ये तो बात सही है भाई, ये बिल्कुल शुद्ध बात है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। जी नहीं, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, जो मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास कराई थी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें जब मैंने कराया था तो मैंने आपको बताया अगर केवल शब्द आ रहा है तो वो आपका गलत हो जाएगा। आपका एक टैग वर्ड है जिसे हम नेगेटिव भी कह सकते हैं। ओनली अगर आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। ओनली से जिसमें ओनली आ गया वो मैक्सिमम टाइम्स गलत ही होता है। फिर तीसरा देख लेते हैं। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। नहीं जी, आपने देखा भी होगा ऋणात्मक संख्याओं वाला हम कहाँ पढ़ाते हैं। जैसे हम कह दें कि भाई 5 में से 7 घटाइए, इस टाइप का हम प्राथमिक स्तर पर कहाँ पढ़ाते हैं,
ऐसा तो नहीं पढ़ाते हैं, तो इसलिए पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम नहीं पढ़ाते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, पहला भी, दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल, अब इसमें फिर से केवल आ गया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बच्चा एक ही, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। द फाउंडेशन ऑफ एल्जेब्रिक थिंकिंग कैन बी लेड एट प्राइमरी लेवल, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है देख लेते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। इसमें भी हमसे पूछा गया है, जो सही कथन है वो हमसे पूछा गया है, कोई बात नहीं, हम बता देंगे। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे देनी चाहिए, ऐसा तो कोई क्लियर नहीं भाई। पहले तो हमें जो त्रिभुज होता है उसको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि इस टाइप का होता है, हमें उसकी परिभाषा ही थोड़ी ना बता देनी चाहिए पहले से, एकदम हमें परिभाषा बताना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये तो हमारा शुद्ध कथन नहीं होगा, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं भाई, संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल, अब केवल वाली बात आ गई तो वैसे ही गलत हो जाएगा। बच्चों के समक्ष समबाहु त्रिभुज को प्रस्तुत कराने चाहिए, केवल समबाहु त्रिभुज अगर हम प्रस्तुत कराएंगे तो उससे थोड़ी ना सीखेगा बच्चा, तो केवल भी आ गया तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। क्यों भाई, हम अन्य आकृतियों को क्यों दूर रखेंगे, हम तो सारी आकृतियां दिखाएंगे ना, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा एक ही बचा भाई, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज और अन्य आकृतियों भी प्रस्तुत करानी चाहिए। जी हाँ, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यही 4 विल बी द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहे हैं देख लेते हैं हम। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल हमारा 5 दिया है तो संख्या क्या होगी, जो डिविडेंड है वो हमसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मूला जो होता है भाज्य, क्या होता है भाई, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल गुणा प्लस हमारा होता है क्या, शेषफल। क्या होता है भाई, शेषफल। अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, यही तो होता है। अब हमें इसमें रिमाइंडर दिया है, क्या दिया है, रिमाइंडर। अब हम इसको देख लेते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, इंग्लिश में एक बार लिख लेते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसमें हमारा रिमाइंडर क्या दिया है, शेषफल हमारा दिया है 5, शेषफल हमारा 5 दिया है भाई, लिख लिया हमने 5। अब क्या कह रहा है, शेषफल का 2 गुना क्या है, भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। जो भाजक है, जो डिवाइजर है वो क्या है भाई, शेषफल का 2 गुना है, यानी कि 2 गुना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा, 10 ही तो होगा। शेषफल का 2 गुना 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। और फिर क्या कह रहा है, और भाजक भागफल का 5 गुना है, भागफल का 5 गुना है, यानी क्वोशिएंट का 5 गुना है। इसका मतलब 5 गुना करने के लिए इसका मतलब ये 2 होगा, ये 2 होगा, तभी तो 2 पंजे 10 होगा, तो ये 2 हो गया। अब हमसे पूछा संख्या क्या होगी, जो डिविडेंड है वो हमारा क्या होगा, डी हमारा क्या होगा, भाज्य हमारा क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें पता है 10 दूनी 20 होते हैं, और प्लस अगर हम 5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 25। तो 25 हमारे कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, ये हमसे पूछा गया है, कोई बात नहीं, हम बता देंगे। अब हमसे क्या क्या कहा गया, 5 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, 20 है। तो हम पहले इसका एवरेज निकाल लेते हैं, फिर हमें सारी संख्या पता चल जाएंगी। तो एवरेज निकालने के लिए मान लीजिए कोई संख्या 1 2 3 4 5 है, उनका योग कितना है भाई, 20 है। 20 है तो 5 संख्या है, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 5 चौक 20 आ गया। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारी बीच वाली संख्या है वो हमारी 4 है, बीच वाली संख्या 4 है, क्योंकि इस संख्याएं क्रमागत हैं, तो 4 के बाद 5 आएगी, 5 के बाद 6 आएगी, और 4 से पहले 3 आएगी, और 3 से पहले 2 आएगी। अब हमसे क्या पूछा गया, 3 क्रमागत संख्याओं का योग पूछा गया, तो 2 3 प्लस 4 ये हमें करना है, 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9, तो 9 विल बी द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो 9 विल बी द राइट आंसर, ये हमारा 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो
कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। हमसे ये पूछा गया कि कितनी जगह वो घेरेगा, कितनी जगह वो घेरेगा, ये हमसे पूछा गया। आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो कोई बात नहीं, हमें पता है इसमें क्या दिया है भाई, वर्ग का एक वर्ग है जो कि तार के रूप में एक वर्ग है, उसका जो क्षेत्रफल है 144 सेंटीमीटर है। तो हमने मान लिया कोई वर्ग इस टाइप का है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल क्या है 144 सेंटीमीटर। तो हम अगर इसकी एक भुजा ए मान लें तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब हमने ए मान ली तो ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 144, इसका मतलब ए हमारा क्या हो गया, 12 हो गया अभी। ये हमारी भुजा कितनी आ गई, 12 आ गई। अगर अब हम इसका परिमाप निकाल लें, अगर हम इसका परिमाप निकाल लें तो 4 है। हमें पता है इसका परिमाप क्या होता है, जो पिछली मैंने मैथ की वीडियो कराई है, क्लास कराई है, उसमें मैंने बताया आयत और वर्ग के बारे में सब कुछ बताया है। तो आपको पता है इसका परिमाप जो होता है 4a होता है, 4 इंटू भुजा होता है, तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और 12 तियाँ 4a इक्वल टू 12 चौक 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 12 चौक 48 हो जाएगा परिमाप। अब जितना परिमाप इसका है उतना ही परिमाप क्या होगा भाई, आयत का होगा। जो आयत नया बना है उसका परिमाप भी इतना ही होगा। अब इसमें आयत की लंबाई तो दी है भाई, चौड़ाई हमें निकालनी है। चौड़ाई निकालनी है तो आपको पता है आयत का भी जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। अगर हम इसकी लंबाई एल और चौड़ाई बी मान लें तो लंबाई तो हमें दी है 16, तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। अब हमारी ये कितना दिया है, 48 दिया है, क्योंकि वर्ग का और आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो हम 2 से काटेंगे, ये हमारा 24 आ जाएगा। तो एल प्लस बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 24। अब 24 आ जाएगा तो बी इक्वल टू 24 माइनस ये जो, क्योंकि लंबाई हमें दी है 16, माइनस अगर हम 16 करेंगे, तो हमारा जो चौड़ाई है वो हमारी कितनी आ जाएगी भी, 8 आ जाएगी। 24 माइनस 16 8 आ जाएगी। हमारी चौड़ाई कितनी आ गई, 8 आ गई। हमारा जो नया आयत बना है उसकी लंबाई तो हमें दी थी 16 और चौड़ाई हमारी अब 8 आ गई। अब हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया है तो हमें पता है इसका फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो हमारा 16 गुणा 8, 16 गुणा 8 हमारा क्या हो गया, 16 8 128। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 128 विल बी द राइट आंसर। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और आशा करता हूँ आज तक अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपको लगता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस अगर सर आपकी क्लास हमारे एग्जाम में आ गए तो हम सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर देंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब हम करते हैं ये वाला 60 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो कोई बात नहीं, ये जो 5/6 है, 5/6 को अगर हम चाहें तो इस टाइप से लिख सकते हैं, 6 8 48 और 6 3 18, 0.83 0.83। और जो 3/4 है इसको हम क्या करेंगे, अगर इसे हम भाग करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 4 7 28 और 4 चौक 16, 4 पंजे 20। कितना आ गया, 4 पंजे 20। इस टाइप का कुछ आ रहा है, 0.75 आ रहा है, क्योंकि 4 7 28 और 4 पंजे 20, ठीक है, 0.75 आ गया, 75 आ गया। और ये 1/2 ये तो 0.50 हो जाएगा। और फिर 2/3 है, ये हमारा हो जाएगा 3 छक्का 18 0.6 हो जाएगा। और ये हमारा 5 छक्का 30, ये 0.66 हो जाएगा। और ये हमारा 3/5 क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। तो इसमें हमसे क्या कहेगा, सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी हम देख रहे हैं 0.83 यानी कि 5/6 हो गई, तो 5/6 हो जाएगी सबसे बड़ी। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो हमारे कट जाएंगे। फिर दूसरी सबसे बड़ी 0.75 दिख रहा है यानी कि 3/4। तो पहला ही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, 5/6 और 3/4। तो एक विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको लगता होगा सर अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गए तो हम उसमें 30/30 नंबर ले आएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू फॉर